हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रेमिक्स रहेगा साइंस एंड टेक से रिलेटेड रहेगा। 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजीज और उनकी एप्लीकेशंस। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज के प्रेमिक्स की, जहां पर बात हो रही है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स एक फैक्ट्स के तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे हैं इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो माना जाता है कौन सा सुपर कंप्यूटर, परम 8000। सेकंड में परम सिद्धि एआई के बारे में कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है आपका इंडिया में। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन जो आपका सीडैक है और जो आईआईएससी बेंगलुरु है उनके द्वारा यहां पर की जा रही है। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं सुपर कंप्यूटर इन इंडिया से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपसे फैक्ट्स यहां पर पूछ लिए गए हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली जो पहली स्टेटमेंट में बताया गया है परम 8000 के बारे में करेक्टली बताया गया है, इसे हम इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर मानते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है, अब यहां पर कुछ डाउट्स आ सकते हैं कि काफी ऐसे सोर्सेज है जहां पर प्रत्युष और जो आपका मिहिर है उसे बताया गया है कि वो आपके फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया में। बट जो आपका परम सिद्धि एआई है, सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से देखा जाए, जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, तो वहां पर परम सिद्धि एआई को माना गया है एज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है जी। फिर वही बात की थी आपकी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि आपकी 2 जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसी के तहत डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। अब देखिए सुपर कंप्यूटर्स का जो रोल है, उनकी जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। जितनी भी हैवी कंप्यूटेशन होनी है, इतना सारा डेटा है, उसे एनालाइज करना है, तो उसमें आपकी सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत तो जरूर पड़ती है। सिंस कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया इतना डाइवर्स नेशन है, इतनी हैवी पॉपुलेशन है, तो इंडिया को तो और ज्यादा ऐसी चीजों की जरूरत है, ठीक है जी। तो यहां पर अब इंडिया इस दौड़ में, सुपर कंप्यूटर्स की दौड़ में पीछे ना रहने के लिए उन्होंने क्या किया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यहां पर लॉन्च किया कि जो हमारी रिसर्च कैपेबिलिटीज उन्हें एनहांस किया जा सके और एक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड यहां पर आपका बनाया जा सके, ठीक है जी। और जो हमारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क है वो उसके बैकबोन की तरह वहां पर काम करेगा, ठीक है जी। तो वहीं बात करें कि जो इसका जो पार्ट है, कुछ इंपोर्ट भी किया जाएगा अब्रॉड से, कुछ आपको इंडिजिनियसली यहाँ पर तैयार भी किया जाएगा। जो मिशन है पूरा, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ये किसके द्वारा यहाँ पर रन किया जाएगा, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वहीं बात करें इंप्लीमेंटेशन के बारे में, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर वहीं जो आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक जो है, तो उनका जो सबसे पहला एचपीसी मिशन था, जो हम कह सकते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन, जो हम कह सकते हैं कंप्यूटर मिशन जो था 1988 में, वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और उसी के ही चलते जो आपका परम 8000 इंडिया का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर 1990 में वहां पर शुरुआत की गई थी, ठीक है जी। तो परम सीरीज यहां पर इन्होंने लॉन्च की थी, उसमें से आपका परम 8000 को वहां पर इंडिया का पहला आपका सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है जी। फिर वहीं बात करें परम सिद्धि एआई के बारे में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि एआई 2015 में आपका तैयार किया गया था, और इसमें भी आपके सीडैक ने अपना पूरा रोल यहाँ पर निभाया। उसके अलावा जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने भी यहाँ पर काम किया। सारा जितना भी इसको तैयार किया गया नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया, और रिसेंटली ही इसे यहाँ पर 63rd स्पॉट भी इसने हासिल किया है इन द लिस्ट ऑफ टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो क्या इसकी स्पीड है, किस तरीके से इसे मेजर किया जाता है, ये कुछ कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो कि आपको इसमें पढ़नी जरूरी है। आर पीक और आर मैक्स, ये 2 टर्म्स यहां पर यूज की जाती हैं, ठीक है जी। बाकी रही बात जो हमने पहले ही बात की प्रत्युष और मिहिर के बारे में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव है। तो बेसिकली देखा जाए रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कह रहे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी है जिसके चलते लार्ज मेजॉरिटी ऑफ कंटेमिनेंट्स आपके वाटर से रिमूव किए जाते हैं बाय पुशिंग द वाटर अंडर हाई प्रेशर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका बीआईएस एक्सेप्टेड, ठीक है जी, कि वो जो लिमिट वहां पर रखी गई है, पर लिमिट रखी गई है टीडीएस के लिए, वो आपकी 2000 मिलीग्राम्स पर लीटर रखी गई है। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने प्रोहिबिट किया है यूज ऑफ आरओ प्यूरिफायर्स इन प्लेसेस जहां पर टीडीएस का जो वहां पर हम कह सकते हैं जो मात्रा वहां पाई जाती है सप्लाइड वाटर में, वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो, ठीक है जी। फोर्थ आपकी क्या है, नन ऑफ द अबव। अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई इनकरेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आप बता सकते हैं, वो आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी, नहीं तो आप डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं।
तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट में जो कंसेप्चुअल चीज आपसे पूछी गई है, अगर आपने पढ़ा हो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, बचपन की साइंस में हम पढ़ते थे, करेक्टली यहाँ पर बताया गया अंडर हाई प्रेशर आपकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वहां पर वाटर को पुश किया जाता है, जिसके चलते आपके जो काफी हद तक जो टीडीएस, जो आपके लार्ज मेजॉरिटी ऑफ कंटेमिनेंट्स रहते हैं, उन्हें वहां पर रिमूव किया जाता है। फिर रही बात बीआईएस की एक्सेप्टेड लिमिट के बारे में, तो ये अब यहां पर इनकरेक्ट बताई गई है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। वहीं बात करें एनजीटी के बारे में, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। इन्होंने यहां पर रिकमेंड किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को कि जी हाँ, देखिए कि जिस प्रकार से आरओ प्यूरिफायर्स का यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से वो वहां पर जो आपका वेस्ट वाटर उसमें जनरेट भी होता है, काफी हद तक वाटर वहां पर आपका ऐसे ही बह जाता है, तो उसे भी कम करना है। साथ के साथ जहां पर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, काफी हद तक हमने देखा है काफी ऐसे आरओ प्यूरिफायर्स रहते हैं जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उन्हें भी वहां पर हटा देते हैं। तो उसी के चलते यहां पर एनजीटी ने कहा है कि जहां पर आपकी जिन जगहों पर जो टीडीएस का जो मात्रा पाई जा रही है, अगर वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो वहां पर आरओ प्यूरिफायर्स का यूज करने की जरूरत नहीं है और उन्हें वहां पर प्रोहिबिट करना शुरू कर देना चाहिए। और इसी के चलते ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी मिनिस्ट्री द्वारा वहां पर इशू की गई। ठीक है जी। तो वही चीज आपको यहां पर भी बताई गई है कि पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान रह रहा है, जिसके चलते आपको जो ये आरओ प्यूरिफिकेशन सिस्टम है उस पर बैन लगाना है, एनजीटी द्वारा वहां पर रिकमेंडेशन रखी गई थी। और वहीं बात करें करंट बीआईएस रेगुलेशंस के बारे में, तो वो अब आपकी यहां पर मेंशन की जा चुकी है। कितनी है? 500 टू 1200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है जी। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेल में बता दिया गया है किस तरीके से आपका ये काम करता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर समझना हो, किस तरीके से आपका फीड वाटर है पंप के थ्रू आपका एक मेम्ब्रेन के थ्रू वहां से पास करने की कोशिश की जाएगी। पंप क्यों रखा गया है? ताकि वहां पर आपका प्रेशर अप्लाई किया जा सके। ठीक है जी। फिर एक उसमें से आपकी एक परमिएट वाटर की स्ट्रीम निकलेगी, जो कि आपका हम कह सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जिसमें रहेगी। फिर एक आपकी रिजेक्ट स्ट्रीम रहेगी, जैसे कि आपने देखा होगा आपके आरओ जो घर पे आप आरओ यूज करते होंगे उससे एक वाइट पाइप निकलती है। ठीक है जी, कि वो जो आपका वेस्ट वाटर वहां पर जनरेट होता है। तो काफी हद तक इसमें देखा जाए काफी ज्यादा वेस्ट वाटर आपका जनरेट किया जाता है एंड काफी ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं डोमेस्टिक लेवल पर ही, घर घर पर देखा जाए कि उस वेस्ट वाटर को रीयूज किया जा रहा है और वो किया भी जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके टॉयलेटरी पर्पस हो जाते हैं, ठीक है जी, वॉशिंग पर्पस हो जाते हैं, उन सभी चीजों के लिए आप ये पानी जरूर यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्लेव ट्रेन्स के बारे में यहां पर बात हो रही है कि इनमें से कौन सी चीज को वो यूज करते हैं टू अचीव लेविटेशन। ठीक है जी, दी गई हैं कुछ ऑप्शंस। चार ऑप्शंस क्या क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, सेकंड में बात हो रही है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के बारे में, फिर बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, और फोर्थ में बात हो रही है डायमैग्नेटिज्म के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैग्लेव ट्रेन्स आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। क्या है मैग्लेव ट्रेन्स? मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स एक तरीके से। ठीक है जी। तो क्या खास बात क्या है इन ट्रेन्स की कि ये आपके यहां पर जीरो फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जब आपकी ट्रेन किसी ट्रैक पर रन करेगी, पहली बात तो ट्रैक के साथ कांटेक्ट में नहीं होगी और वहां पे जीरो फ्रिक्शन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वहां पर कंजर्व की जाएगी। ठीक है जी, और उसके चलते आपकी काफी फास्टेस्ट ट्रेन भी इन्हें माना जाता है। तो ये किस चीज पर काम करती हैं कि आपके जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं उनके बेसिस पर ये यहां पर काम करती हैं। तो बेसिक्स जो आइडिया देखें कि आपने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स कौन से हुए? आपके वो मटेरियल्स हैं जिनमें जो आपकी रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, कि जीरो बराबर है। ठीक है जी, या हम कह सकते हैं जीरो ही है, तो वो आपके सुपर कंडक्टिंग वहां पर मटेरियल्स रहेंगे, या हम कह सकते हैं इस तरीके के आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो उसमें जब वहां पर आपके उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाएं तो वो आपके सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स वहां पर बन जाते हैं। ठीक है जी, बेसिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहता है। बेसिकली यहां पर जो आपकी कॉइल्स यूज की जाती हैं तो वो आपकी सुपर कंडक्टिंग वायर की वहां पर यूज की जाती हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है कि दे नीड टू बी कूल टू क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स जब वो उन्हें यहां पर यूज किया जा रहा है। तो इसके चलते क्या होती है, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट होती है। और बेसिकली जब आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा तो जो आपके वहां पर अराउंड मैग्नेट जितनी भी आपकी रेजिस्टेंस रहेगी तो किसी भी प्रकार की यहां पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वहां पर नहीं रहेगी, जो वायर आपकी सराउंड करेगी मैग्नेट को। ठीक है जी, तो इसके चलते जो आपका ये मैग्नेट है उसके अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपका जो एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अगर हम उसे कंपेयर करें तो उससे ज्यादा वो वहां पर फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है जी, तो बेसिक सा इस तरीके से आपकी इसकी वर्किंग है।
एक्सप्लेनेशन के लिए हमने एक सोचा है एक आपके लिए फ्यू मिनट सीरीज में इसका टॉपिक डिस्कस किया जाए, ठीक, जिसमें थॉरली आपका ये एक्सप्लेन किया जाएगा। बेसिक्स आइडिया देख लेते हैं कि ये जो आपकी ट्रेन्स हैं, अब इसमें आपके ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यहां पर लगाए गए हैं, ठीक है जी, जो कि हाई इंटेंसिटी में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। फिर जो आपके जो ट्रैक्स रहेंगे वहां पर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिट किए गए हैं, ठीक, इस तरीके से फिट किए गए हैं कि वहां पर ऑपोजिट पोल्स यहां पर रहें, ठीक है जी। और अराउंड द ट्रैक यहां पर भी आपके मैग्नेट्स फिट किए गए हैं। अब जब यहां पर आपका एक तरीके से अगर देखें, जब आपका सेम पोल्स वहां पर रहेंगे तो वो एक दूसरे को वहां पर धक्का देंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट पोल्स वहां पर रहेंगे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो वही यहां पर ऑल्टरनेटिव तरीके से, ठीक है जी, यहां पर आपके पोल्स फिट किए हैं, इस तरीके से मैग्नेट्स फिट किए गए हैं कि उनके ऑल्टरनेटिवली वहां पर नॉर्थ साउथ रहे, जिसकी वजह से जो ये पूरा आपका फील्ड जनरेट होगी, इतनी हैवी फील्ड होगी, आपके सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं, हैवी फील्ड रहेगी, तो वही आपको वहां पर प्रोपल्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए पता होना। और ये जो आपकी ट्रेन्स रहती हैं, दोबारा से ध्यान रहे, ट्रैक से आपका कुछ डिस्टेंस ऊपर ही ये ट्रेवल करती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिज्म फिनोमेना, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी ये एप्लीकेशंस हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की। 4 ऑप्शंस हैं, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो बात हो रही है पहली ऑप्शन में किसके बारे में? डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड में कह रहे हैं बायोलॉजिकल इमेजिंग एप्लीकेशंस। थर्ड में कह रहे हैं एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। और फोर्थ में कह रहे हैं फोटो डायनामिक थेरेपी। तो ये अब आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशन है आपकी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपकी जो थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये बिल्कुल करेक्टली बताई गई है। ये आपकी इन यूज एप्लीकेशंस चल रही हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की। जो आपका एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के बारे में बात हो रही है, इस पर रिसर्च चल रही है, बट एज सच कोई अभी तक कॉन्क्रीट, हम कहें कि कॉन्क्रीट एप्लीकेशन यहां पर डेवलप नहीं हो पाई है इससे रिलेटेड, ठीक है जी। तो क्या है ये आपके गोल्ड नैनो पार्टिकल्स? बहुत ही छोटे माइन्यूट गोल्ड पार्टिकल्स हैं विद अ डायमीटर ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है जी, विच वंस डिस्पर्स्ड इन वाटर आर नोन एज कोलाइडल गोल्ड। तो बेसिकली जो इसकी हम कहें कि जो सरफेस केमिस्ट्री है इस नैनो गोल्ड पार्टिकल की, तो बेसिकली ये अलाउ करती है उन गोल्ड पार्टिकल्स को कि उन्हें कोट किया जा सके विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, जिसके चलते एक्सटेंड रेंज, जो उनकी रेंज ऑफ एप्लीकेशन है उसे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है, ठीक है जी। जैसे कि अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें कि जो आपके ये इस तरीके की कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स हैं, ये जब आपके रिसर्चर्स ने काम किया इसके ऊपर, डीएनए के साथ काम किया और उन्हें प्लांट एम्ब्रियोज में वहाँ पर इंजेक्ट किया, ठीक है जी, तो उसके चलते वहाँ पर क्या पाया गया कि इसमें ये इंश्योर किया गया दैट सम जेनेटिक मटेरियल विल एंटर द सेल्स एंड ट्रांसफॉर्म देम, और उसी के ही चलते ये जो मेथड है ये प्लांट के जो प्लास्टिड्स हैं उन्हें वहाँ पर एनहांस करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो फोटोडायनामिक थेरेपी के बारे में वहाँ पर बात की गई थी, ठीक है जी, कि जब लाइट अप्लाई की जाती है, ठीक है जी, टू अ ट्यूमर कंटेनिंग गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की, जहाँ पर आपके गोल्ड नैनो पार्टिकल्स वहाँ पर इंजेक्ट किए गए होंगे ट्यूमर के आसपास, फिर उसके ऊपर लाइट अप्लाई की जाएगी, तो वो जो पार्टिकल्स हैं, ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये रैपिडली वहाँ पर हीट अप हो जाएंगे और जिसके चलते जो आपके ट्यूमर सेल्स हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर देंगे, ठीक है जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशंस और भी हैं कि अगर हमको चेक करना है कि फूड सूटेबल है कंजम्पशन के लिए या नहीं, ठीक है जी, फिर आपके कैंसर्स के डायग्नोसिस के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि जो आपके ड्रग्स भी हैं उनमें भी आपके एज अ थेरेपेटिक एजेंट ये आपका यूज़ किया जाता है। तो जितने भी इस तरीके की नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए डिवाइसेस वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं बहुत ही माइन्यूट स्केल पर, तो उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस आपको कवर करना इंपॉर्टेंट रहेगा ही, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइनल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। फास्टैग, आपको पता ही है एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम तैयार किया गया है सरकार द्वारा, तो कौन सी टेक्नोलॉजी पर यह काम करता है? तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन है, फोर्थ आपके नॉन ऑफ द अबव है। पहले में कह रहे हैं अल्ट्रा वाइड बैंड RTLS, सेकंड में कह रहे हैं ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी, थर्ड में कह रहे हैं NFC टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो बेसिकली यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, कि जो ये आपकी फास्टैग है ये RFID पर काम करता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा ही होगा। फास्टैग के बारे में ही बात कर लें कि एक तरीके कैशलेस पेमेंट यहाँ पर, कि जहाँ पर आपको कैश ना निकालना पड़े, आप कहीं गुजर रहे हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, आपको टोल दिखता है, वहाँ पर आपको रुकना ना पड़े, तो इसलिए वहाँ पर आपके फास्टैग्स ये तैयार किए गए थे, जिसके चलते एक स्टिकर आपका गाड़ी के ऊपर लगाया जाता है, विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है, जिसके चलते जो वहाँ पर टोल पेमेंट्स हैं वो एक स्कैनर के थ्रू वहाँ पर की जाती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका RFID टेक्नोलॉजी ये यूज़ की जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, आपको पता ही, हमने ऑलरेडी भी कवर भी की है। और उसके अलावा जैसे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि RFID और बारकोड के बीच में क्या डिफरेंस है, अलग अलग टेक्नोलॉजी से क्या डिफरेंस है। और जो ऑप्शंस हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है जी, जो आपकी 4 ऑप्शन यहाँ पर मेंशन की गई थी, जो 3 ऑप्शंस थी, फोर्थ आपकी नॉन ऑफ द अबव थी, जो 3 ऑप्शंस थी बेसिकली ये भी एडवांस टेक्नोलॉजीज ही हैं। RFID की जगह इन्हें भी यूज किया जा सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट NFC, बट जो आपकी बाकी 2 ऊपर वाली टेक्नोलॉजीज हैं ये RFID की ही ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, डेवलप की जा रही हैं, इतने मास स्केल पर नहीं की जा चुकी हैं अभी तक, बट इन पर काफी रिसर्च वर्क चल रहा है। ठीक है जी, तो ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने अच्छे से परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली ये जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है 2022 की जो ये जंग चल रही है, जिसके चलते हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थीम बाय थीम डिस्कस करते हैं, आपको एक फीडबैक सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि आपने जो पढ़ा है आइए टेस्ट कीजिए, देखिए आप 5 क्वेश्चंस कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं बहुत सी बात है, मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, घबराना नहीं है, संयम बरतना है, थोड़ा देखिए कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, जो चीज़ें आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं उन्हें अपने नोट्स में ज़रूर कंपाइल कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब 2022 की बात कर ही रहे हैं, तो 2022 के लिए आपके लिए स्लीपी क्लासेस ये कुछ पैकेजेस यहाँ पर लेके आया है, कुछ कोर्सेज यहाँ पर लेके आया है। ठीक है जी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। अगर किसी को लगता है कि जी हाँ मेरे करंट अफेयर्स काफ़ी वीक है, स्टैटिक पोर्शन मेरा बिल्कुल तैयार है, 6 महीने में आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर। अगर किसी को लगता है कि जी नहीं मेरे को GS भी कंप्लीट करना है, मेरे को GS भी दोबारा से एक बार रिवाइज करना है, एक क्रिस्प फॉर्मेट में रिवाइज करना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। फिर बात करें आपकी कंप्लीट करंट अफेयर्स, और उन्हें लगता है कि हमें टेस्ट सीरीज भी अब ज्वाइन करनी जरूरी है। टेस्ट सीरीज तो वैसे ही इंपॉर्टेंट रहती है, बिना टेस्टिंग के तो आप किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को आप मार्केट में नहीं ला सकते, तो खुद को तो कैसे एग्जाम में लेके जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि जी नहीं मुझे एक बार दोबारा पूरी चीजें दोबारा फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, तो उसकी भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सारी डिटेल्स वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप जाके चेकआउट कीजिए। कोई भी आपके डाउट्स रहें हमें कॉल कीजिए, हम आपके हर एक डाउट को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल। बट उससे पहले अगले दिन का आपका टॉपिक क्या रहेगा? ज्योग्राफी का है। आप मंडे को बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस के बारे में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे, थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।